ठीक है, तो आप क्लास को क्विट कर सकते हैं और जो रिकॉर्डिंग तो दे दिया जाएगा, तो उन लोगों के भी, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उन लोगों के भी बेसिक्स लगभग क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, 4 कंपोनेंट जिन पे बात होनी चाहिए, ओपन, हाई, लो, क्लोज। मैं अब वहाँ तक भी पहुँचने में पहले समय लूँगा और थोड़ा और रिलैक्स होकर आसानी से चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे जब मैं डेरिवेटिव का फर्स्ट क्लास करता हूँ तो मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको चार्ट शो कर रहा हूँ और आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो आपके माइंड में पहली चीज़ आएगी कि चार्ट में देखना क्या है सर, और चार्ट ही क्यों देखना है। तो ये सारे जो सवाल हैं वो एक एग्जाम्पल से लेकर और उससे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं वो वहाँ पर मेंशन होंगे और आप लगभग चीज़ों को जोड़ कर देख पाएंगे। जैसे 2 बातें हैं, प्राइस या तो गिरकर नीचे आता है या तो गिरकर उठकर ऊपर जाता है, मतलब या तो अपसाइड ट्रेंड है या डाउन साइड ट्रेंड है। और तीसरी बात है प्राइस का किसी एक दायरे में रुक जाना, कोई एक जोन बना लेना और वहीं पर घूमते रहना। यही 3 चीज़ें बाजार में हैं जो मेज़र किसी भी प्राइस में आप देखते हैं, वो चाहे ऑप्शन का प्रीमियम हो, इंडेक्स के किसी भी इंडेक्स का प्राइस हो, उसके बाद आप किसी भी स्टॉक का वैल्यू देखेंगे, वही चीज़ें दिखेंगी। क्या एक अपसाइड रैली, एक डाउनवर्ड्स। चलिए लगभग और लोग ज्वाइन करें तो कर सकते हैं, समय हो गया है सर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वही 3 चीज़ें हम लोगों को देखनी होती हैं। तो पहला सवाल जो होना चाहिए वो क्या है कि कोई भी भाव ऊपर जाता है, अगर चढ़कर ऊपर जा रहा है, 100 से 110 हो रहा है, या 1 रुपए की चीज़ 2 रुपया हो रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, अगर गिर के नीचे आता है तो उसका कारण क्या है, और अगर एक ही जगह पर कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस एक ही जगह पर भाव रुका हुआ है, तो उसका कारण क्या है। तीनों ही प्राइस की कंडीशंस के कुछ ना कुछ रीजन होने चाहिए। नहीं, आप लोगों के कैम ऑफ कर देता हूँ, रुकिए एक सेकेंड। आप लोग तो सर सुनने से रहे। चलिए समझते हैं। अब बिल्कुल आसानी से मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं और वो बिल्कुल आसान भी है और आप उससे कनेक्ट भी कर पाएंगे। बस मेरा एक शर्त है, बहुत सिंपल बात करूंगा लेकिन उसमें जुड़े हुए फैक्ट, जो इंसाइट होगा उस पूरी एग्जांपल का, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब समझिए, मैं आपसे कहूं कि आज कोई भी एक कंपनी उठाइए, जैसे कि आपसे मैं कहूं कि आईटीसी का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आईटीसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आज आईटीसी की कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हो कि वो जितने भी टोबैको का प्रोडक्शन करने वाली चीज़ें, टोबैको ही मेजर बनाते हैं और कंपनियां तो उनसे लेती हैं और बाकी प्रोडक्शन तो खुद ही करती हैं, फिर भी जैसे फॉर्चून उनका एक ब्रांड है, तो फॉर्चून का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, अगर मेजर पॉपुलेशन इस तरह से है जो फॉर्च्यून का कंजम्पशन करती है, डिपेंड है कि उसको वही एक ब्रांड अच्छा लग रहा है और कोई ब्रांड अच्छा नहीं लग रहा है। और इस तरह की कंडीशन में अगर आईटीसी की तरफ से एक अनाउंसमेंट आता है किस तरह का कि कल से जितने भी उनके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको वो शट डाउन करेंगे, सिर्फ वही जहां पर फॉर्च्यून के ब्रांड से रिलेटेड चीज़ें प्रोडक्ट हो रही हैं वो शट डाउन करेंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बाद होगा क्या, जो भी फॉर्च्यून ब्रांड के लवर्स हैं, जो भी कंजम्पशन करते हैं उस चीज़ का, तो वो क्या चाहेंगे कि अगर मेरे पास अगले 5 दिन के ज़रूरत का सामान रखा हुआ है पहले से, तो वो चाहेंगे कि अब 5 दिन बाद तो मिलने से रहा, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो रहा है और सप्लाई भी बंद हो जाएगी। प्रोडक्शन बंद होने का मतलब क्या है, आने वाले समय में सप्लाई भी बंद हो जाएगी। इस तरह की कंडीशन में सिर्फ वही माल वो लोग उठा पाएंगे दुकान से जो रिटेल शॉप्स पर पहले से है, वही चीज़ें खरीद सकते हैं। अब ऊपर से तो कोई सप्लाई आनी नहीं है, ऊपर से सप्लाई आएगी नहीं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ऊपर से सप्लाई आएगी नहीं और लोअर लेवल पे, नीचे के लेवल पर डिमांड जनरेट होगी। किस बात की, लोग चाहेंगे
जो बेसिकली एक ही ब्रांड कंज्यूम कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि मैं अगले 1, 1.5 या 2 या 3 महीने के लिए जितना हो सकता है उतना स्टॉक अपने घर पे कर लूं और मुझे ज़रूरत ही ना पड़े 3-4 महीने तक किसी भी इस प्रोडक्ट की जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं। बिल्कुल आसान हुआ। इस कंडीशन में होगा क्या, जरा सोचिए। अब आप ही सोचिए कि आपके पास एक रिटेल शॉप है, वो भी फॉर्चून के ब्रांड से बने प्रोडक्ट जो भी हैं रिलेटेड वो वहाँ पर मिलते हैं। तो वहाँ पर पहली कंडीशन क्या होगी, सोचिए ज़रा। पहली कंडीशन तो ये होगी कि उसकी शॉप पर जो कस्टमर होगा वो ज़्यादा हो जाएंगे, सबसे पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर एक समय तक, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जब तक उसके पास 1 या 2 या 4 या 5 लोग आते जा रहे हैं तो उसको कोई फर्क नहीं है। अगर 120 या 140 या 150 रुपए किसी पर्टिकुलर प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का, मान लेते हैं फॉर्चून का ही एग्जांपल मान लेते हैं, 150 रुपया है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पहले क्या होगा शुरुआत में कि डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी। पहले 5 खरीदार आएगा, फिर 10 और आएगा, फिर 10 और आएगा, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक 150 का अगर प्रोडक्ट है, यहां से बहुत गौर से चलिएगा जितनी बातें मैं कहता हूं, अगर 150 प्रोडक्ट प्राइस है फॉर्च्यून का तो होगा क्या, 150 ही बना रहेगा, ना तो अपसाइड है ना डाउन साइड है। देखिए ये कोई बाजार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्राइस की बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो 150 प्राइस है, इतने पे ही सभी को प्रोडक्ट वो दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद, थोड़ी देर रुकिए आप, और लगभग 1 दिन बीत जाने दीजिए या 2 दिन, जैसे ही डिमांड बढ़ रही होगी और जो प्रोडक्ट है, सप्लाई जो है वो दुकान से भी छट रही होगी, क्योंकि ऊपर से सप्लाई है नहीं, जो पहले से स्टॉक है वही बिकेगा। एक कंडीशन ये आएगी कि दुकान पर लोग आएंगे और वो कहेंगे कि चाहिए मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मिलेगा नहीं, या फिर थोड़ा बहुत रह जाएगा और एक समय पर वही प्राइस, मान लेते हैं कि दुकान के बाहर 100 कस्टमर खड़ा हो जाया कर, धीरे धीरे करके इतना डिमांड जनरेट हो गई है कि 100 लोग खड़े हैं। और उस कंडीशन में सोचिए, सभी लोग अपना मिक ऑफ रखिए सर, फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को, मैंने कैम ऑफ किया है, मुझे मिक भी ऑफ करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए ऑन रखता हूँ कि चलती हुई क्लास में कोई प्रॉब्लम आए तो कम से कम आप कह पाए, मैं नहीं सुन पाऊंगा सर। अगर मैं मिक ऑफ कर दूंगा तो आप मैसेज कर पाएंगे, मैं रीड नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से कहता हूं। अब सोचिए कि उस दुकान पर एक कंडीशन कुछ ऐसी आ जाए कि 100 खरीदार खड़े हों, 100 खरीदार खड़े हों और फॉर्चून ब्रांड का जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो सिर्फ 50 या 60 क्वांटिटी रह गया हो। अब कंडीशन क्या होगी बताइए। एक समय तक तो दुकानदार 150 प्राइस है तो इसी भाव पे दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। लेकिन एक समय के बाद जब वो देखेगा कि उसकी शॉप के बाहर डिमांड बहुत खड़ी है, खरीदार बहुत खड़ा है और इतना बेचने लायक प्रोडक्ट बचा नहीं है जितने लोग खड़े हैं, तो उसके माइंड में एक बात तो आएगी ना, क्यों ना मैं इस 150 के भाव को 200 कर कह के देखता हूं, और जब इतना डिमांड बाहर खड़ी है तो कुछ ना कुछ जरूर खरीदने को तैयार हो जाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर खरीदने को तैयार हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा सर, वो कहेगा अब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है 150 का नहीं 200 का मिलने वाला है। तो उन लोगों में से जो लोग तैयार होंगे खरीदने के लिए वो बाहर आएंगे और खरीद लेंगे, उनको देखकर और आएंगे, वो भी खरीदने लगेंगे। प्राइस में क्या आया है, पहला उछाल, 200 भाव कर दिया गया है, फिर भी खरीदार जरूर तैयार होगा। कोविड में आप लोगों ने बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे, आप लोग कई सामान इस तरह के लेने जाते होंगे जो आपको पहले से बढ़े हुए रेट्स पर मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, वो क्या था, डिमांड बहुत थी, ह्यूज डिमांड है और सप्लाई सिर्फ कुछ शॉप खुली है, सारी ओपन नहीं है, तो एक ही जगह पर सारी डिमांड पहुंची जा रही है, उसका वो फायदा उठा रहा है। कैसे, डिमांड बहुत है सप्लाई कम है, वो रेट्स इंक्रीज करेगा, बढ़ा देगा, और जो लोग देने लायक होंगे सिर्फ वहीं रुकेंगे और बाकी चले जाएंगे, पहली बात। अच्छा, यहां पे एक चीज बहुत गौर करने लायक है, क्या 200 का प्राइस कैसे हुआ होगा बताइए। एक समय तक तो भाव 150 पे बिकवाली चलती रही, जो खरीदार आ रहे थे उनको वो सेलिंग देता रहा दुकानदार, सारी जो भी प्रोडक्ट उनको चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब वो कंडीशन दुकानदार को दिखा कि डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम, देखिए रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसी को समझना है, इसी को समझना है। ये कब हुआ, जब अचानक से डिमांड बढ़ गई
और सप्लाई तो पहले ही कम कर दी गई थी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब वो ये कंडीशन में आ पाया कि 200 कर दिया। अब समझिए, मानिए कि एक समय पर उसके पास 20 ही पैकेट बचा हो और 200 के भाव पर भी 100 में से 80 लोग तैयार हो गए हो खरीदने को, इतना एडिक्शन हो अगर उनके अंदर, तो क्या होगा। और एक समय पे 20 पैकेट बचे, तो इसमें से 50 लोग अभी भी खरीदार 200 के भाव पे तैयार खड़े हैं। एक बार दुकानदार भाव बढ़ा के देख चुका है, उसने देखा कि कई लोग तैयार हो गए थे। अब इन 50 के लिए वो दोबारा से भाव बढ़ा के 250 भी कर सकता है। वो कहेगा कि अब 250 लगेगा सर। इसी 50 में से 20 निकल आएंगे। क्यों ऐसा वो क्यों कर पा रहा है? कारण एक ही है, अभी भी उसके पास डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। बेचने के लिए सिर्फ 20 प्रोडक्ट रखे हैं और खरीदार 50 खड़े हैं दुकान के बाहर। इसी कंडीशन में वो क्या कर पा रहा है? 200 के भाव को 250 बता पा रहा है। अगर इसी कंडीशन में सोचिए, ये 20 ही प्रोडक्ट बचते और खरीदार मात्र 10 रह जाते, तो हो सकता है उसको ये 200 का भाव दोबारा 150 करना पड़ जाता। मतलब एक तो डिमांड का आना जरूरी है और फिर डिमांड का बने रहना भी जरूरी है। क्या कह रहा हूं? एक तो डिमांड का आना जरूरी है और फिर डिमांड का बने रहना भी जरूरी है। अब ये डिमांड है क्या? बाजार में आप जो देखते हैं, FIADI का डेटा भी देखते हैं, कई सारी चीजें देखते हैं और खुद भी जो करते हैं वो मात्र 2 ही चीजें हैं। क्या? बाई एंड सेल। या तो आप कुछ खरीदेंगे या आप कुछ बेचेंगे। किसी भी एक प्राइस पर अचानक से बहुत सारे बायर्स आ जाएं, वो क्या होगी? उस प्राइस की डिमांड होगी। किसी भी प्राइस पर अचानक से बहुत सारे सेलर्स आ जाएं, वो क्या होगी? उस प्राइस की सेलिंग होगी, सप्लाई होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, रिटेल कितने भी ज्यादा आ जाए, चाहे वो बाई करने या सेल करने, वो प्राइस को अपसाइड या डाउन साइड कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा ट्विस्ट करके आपको बताना चाहता हूं। मैंने 2 बातें बताई एग्जाम्पल में आपको, क्या क्या? एक तो डिमांड आनी चाहिए और फिर डिमांड का बना रहना, कंटिन्यू। खरीदारी अगर होने लगी है, शुरुआत हो गई है, तो होती रहे, फिर रुकनी नहीं चाहिए। आप खुद से सोचिए, क्या आपके पास इतना पैसा है कि एक मान लेते हैं टाटा मोटर का शेयर है, कि आप आज भी खरीदेंगे, फिर आप कल भी खरीदेंगे, फिर आप उसके एक दिन बाद भी खरीदेंगे, अगले 2-3 महीने तक खरीदेंगे, हो सकता है 2-3 साल तक खरीदना पड़े। खरीद पाएंगे क्या? नहीं। रिटेल के पास इतना पैसा नहीं है। तो डिमांड जनरेट कहां से होगी? इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग से। इंस्टीट्यूशन बाइंग और सेलिंग में क्या होगा? उनका पैसा पहले से तैयार रहता है। उनको पता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, पहले से पता है। ऊपर एक टीम बैठा है, उन्होंने फंडामेंटल देखे और एक नाम बताया है, अब नीचे टेक्निकल टीम बैठा है, वो इन्वेस्ट करेगा। बता दिया गया है कि कितना पैसा डाला जा सकता है, उन्होंने फेस वैल्यू पहले ही निकाल कर रखा हुआ है। इस कंडीशन में क्या होगा? जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग आएगी, तभी डिमांड आएगी और डिमांड सस्टेन करेगी। मतलब एक ही खरीदार होगा, वही लगातार खरीद रहा होगा। रिटेल तो उसी बीच में आ जा रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में सिर्फ एक तरीके से बाइंग आ रही होगी और रिटेल्स उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा, देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा। मैंने पहले कहा कि कई सारे बाइंग ऑर्डर्स एक जगह आ जाएं। अब वो बाइंग ऑर्डर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के हो सकते हैं या फिर कई सारे रिटेल ट्रेडर्स के मिलाकर हो सकते हैं। तो एक साथ इतना रिटेल ट्रेडर एक जगह पार्टिसिपेट करे संभव नहीं है। तो वो ऑर्डर्स किसके होंगे? दूसरी तरफ सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बायर एंड सेलर के। अब देखिए, यहां पर 2 बातें आपने बहुत अच्छे से समझी। कौन कौन सी? फिर से क्लियर करता हूं। पहली तो ये कि प्राइस में अगर अपसाइड आनी है तो पहले एक जगह पे, जैसे 150 के भाव पे पहले फॉर्चून में क्या हुआ? खरीदारी आती रही जाती रही, जो लोग आ रहे थे उनको प्रोडक्ट मिल रहा था। एक समय ऐसा आया कि दुकान पर भी, पर्टिकुलर शॉप पर भी वो प्रोडक्ट खत्म होने लगा, तो ही डिमांड बढ़ी है। तो समझिए, प्राइस एक जगह कब तक रुकेगा? कब तक रुकेगा भाव? जब तक खरीदार आ रहे हो और बिकवाल उतना माल बेचने को तैयार हो। क्या कह रहा हूं? बायर्स आ रहे हो और सेलर्स जितना वो खरीदना चाहते हैं उनकी डिमांड पूरी कर दें, तो प्राइस क्या होगा? कभी भी अप साइड रैली नहीं करेगा। क्या कह रहा हूं? अप साइड रैली नहीं करेगा।
उसी जगह पर रुका रहेगा। अब लाइव मार्केट में प्राइस एक जगह तो रुकेगा नहीं, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा पता है? अब मैं आ रहा हूं कैंडल पर। एक कैंडल के 3 पार्ट हैं। एक कैंडल के रेड हो या ग्रीन, 3 ही पार्ट है। देखिए इस तरह से दिखता है, रेड हो या ग्रीन इसी तरह दिखेगा। ये बीच का जो पार्ट है ना, ये बॉडी पार्ट है। ऊपर अपर विक ये दिख रहा है, एक विक है, ऊपर का विक है तो अपर विक है। ये कैंडल का जो देखिए, कैंडल मतलब मोमबत्ती, ठीक है। तो जो बाती का पार्ट है ना, अपर विक, वो ये है। नीचे भी होता है वो पार्ट बाती का, तो वो ये लोअर विक, और बीच में कैंडल है। अब इस कैंडल का बॉडी साइज है, वो डिनोट करता है कि कितना डिमांड जनरेट कर दी गई है। क्या कह रहा हूं? एक्चुअल मनी जो डाला गया होगा वो दिख जाएगा। जैसे समझिए बॉडी साइज है क्या, बॉडी साइज को पहले समझ लेंगे, फिर एक एक चीज को आगे समझते हुए चलेंगे। जैसे अब भाव यहां पे रुका है, मान लेते हैं 150 पे, ठीक है। 150 पे रुका है, कई देर तक खरीदार आते रहे होंगे, खरीदारी के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते रहे होंगे। कब? जब बिकवाल भी उतना बेच रहे होंगे। एक समय पे क्या हुआ हो कि बिकवालों ने, सेलर्स के पास उतना क्वांटिटी ना रह गया हो, मान लेते हैं 50 शेयर बचे हैं सिर्फ उनके पास बेचने के लिए, और इधर से डिमांड जनरेट कर दी गई है 200 शेयर्स की। फिर से इतना खरीदार फिर तैयार बैठा है खरीदने के लिए। इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए क्या हुआ है यहां पर, पहले तो डिमांड आई है, फिर डिमांड की कंसिस्टेंसी, डिमांड का आना और डिमांड का बने रहना। यही आपने एग्जाम्पल में देखा कि डिमांड का आना और डिमांड का बने रहना दोनों ही जरूरी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अब सेलर्स के पास सिर्फ 50 क्वांटिटी है। अब 150 पे कोई स्टॉक का मान लेते हैं भाव खड़ा है, और कई देर से ये समय चल रहा था कि खरीदारी चल रही थी। तो प्राइस इस कंडीशन में क्या करेगा? देखिए यहां पे जितना बिकवाल बेच रहा है उतना ही खरीदार खरीद रहा है। क्या बॉडी साइज बनेगा? क्या नहीं। मैं कह रहा हूं एक्चुअल डिमांड जनरेट होगी। अभी तो बिकवाल बेच रहा है ना, और खरीदार खरीद रहा है, तो ये तो एक बैलेंस हुआ। कोई भी ऐसा नहीं है कि प्राइस अप साइड या डाउन साइड जा सकता है, नहीं, ये बैलेंस स्टेज है। इस बैलेंस स्टेज में अब दिक्कत आई है जब इनके पास मात्र 50 शेयर बेचने के लिए रह गए और 200 खरीदार, यहाँ पे 200 शेयर के खरीदार खड़े। अब ये 150 शेयर जो रह गए, ये पेंडिंग ऑर्डर रह गए। क्या पेंडिंग ऑर्डर? क्या हुआ ये पेंडिंग ऑर्डर? समझिए 50 क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर दी गई होगी और 150 पेंडिंग रह गया। इस कंडीशन में अगर 150 पे कोई बिकवाल नहीं तैयार है, समझिए 150 के प्राइस पे कोई सेलर नहीं तैयार है अगर बेचने को, तो क्या 149 पर होगा? नहीं होगा। क्या 148 पर होगा? नहीं होगा। कहां हो सकता है? जो रिटेल ट्रेडर इस बीच में एंटर कर गया है, जिसने 150 पे, उन्हीं के साथ कहीं एंट्री कर लिया होगा। तो अब प्राइस क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ये 150 शेयर की पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए, अब वो देखेगा कि ऊपर के लेवल पे कोई सेलर अगर तैयार होगा तो वहां रुकूंगा चल के। अब मान लेते हैं प्राइस 150 से चल के 60 तक गया। अब ये 150 से 60 तक जाने की जर्नी क्या रही होगी? ये 150 शेयर्स का डिमांड रहा है। अभी ये पेंडिंग ऑर्डर है, ये इसी 150 के प्राइस पे पड़ा हुआ है, लेकिन यही डिमांड है, यही एक्चुअल मनी है, यही बॉडी साइज है। 150 से 60 तक की जो जर्नी है वो बॉडी साइज है, ठीक है। अब समझिए, मैंने कहा आपको दिखेगा पैसा किसमें? ग्रीन या रेड कैंडल में, और उसके उस कैंडल के बॉडी साइज में। अब समझिए जब 150 पे प्राइस रुका होगा तो कैसा दिखेगा? तो आपको अपर एंड लोअर विक दिखेंगी, बॉडी साइज बहुत छोटे महीन महीन से दिखेंगे, बहुत छोटे से दिखाऊं आपको। देखिए बहुत आसानी से समझाऊंगा। यहां पर ये प्राइस देखिए जरा, बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्या है? कितने छोटे छोटे बॉडी साइज है, और अपर विक लोअर विक भी छोटे छोटे। तो प्राइस क्या है? देखिए एक जगह पे सस्टेन कर गया है, बिल्कुल रुक गया है, थम गया है। ये क्या है? डिमांड एंड सप्लाई बराबर है। यही वो प्राइस होता है जहां पर एक बायर या सेलर को अवेयर हो जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है एक इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडर को। क्यों? यही डिसाइडेबल प्राइस है। इसके बाद जो भी रैली होगी वो तय करेगी कि आगे भाव कहां जाएगा, वो तय करेगी कि आगे भाव किधर जाने वाला है। अब प्राइस यहां पे रुका है कई देर से। अब देखिए लाइव मार्केट में 150 का प्राइस 150 तो रहने नहीं वाला, तो क्या करेगा? वो एक बार गिर के 149 तक आएगा, फिर 151 तक जाएगा, क्लोज करने फिर 150 के पास आएगा, फिर उसी घंटे अगले घंटे फिर वही करेगा, 151 तक जाएगा, 49 48 तक भी जा सकता है, ऊपर 52 तक जा सकता है, क्लोज करने वही आ जाएगा।
जब प्राइस जहां पर ओपन होता है वहीं के आसपास क्लोज करने लगे एक एक घंटे के दौर में, अब जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, रुकने लगा है। अब वो कंडीशन आ गई है जब बायर और सेलर बराबर हो गए हैं। तो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई, इसके बाद क्या, बायर सेलर इक्वल हो गए हैं, मतलब जितना बिकवाल बेच रहा है उतना खरीदार खरीद रहा है। अब या तो ये विन करने वाला है आने वाले समय में, या तो ये, क्यों, ये लगातार बाइंग ऑर्डर देगा और ये यहां से सेलिंग ऑर्डर देगा, ठीक है। एक कंडीशन तक, कब, जब तक प्राइस रुकेगा तब तक क्या होगा, जितना ये खरीद रहा होगा उतना ये बेच रहा होगा। अब दो कंडीशंस बन सकती हैं यहां पे, समझिए कौन कौन सी। पहली क्या होगी, पहली कंडीशन होगी कि इसके पास एक समय क्वांटिटी, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि कम क्वांटिटी रह गई सेलिंग करने के लिए और बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तो क्या हुआ, एक तो बाइंग की शुरुआत हुई, फिर कंसिस्टेंसी, लगातार बाइंग बनी रही, तब यह परिणाम आ पाया है। अगर बीच में कहीं बायर थोड़ी बहुत देर बाई करते और बीच में कहीं बाइंग को रोक देते तो क्या होगा, सेलर्स डोमिनेट करेंगे। मान लेते हैं कि एक समय तक बाइंग चलती रही, उसके बाद इनके पास ही पैसा नहीं रह गया कि ये खरीद पाते, तो क्या होगा, ये 50 क्वांटिटी जो रह गई होगी यही इतना सेलिंग जनरेट कर देगी कि प्राइस नीचे आ जाएगा। अब यही डिसाइडेबल पॉइंट है, क्या सेलर्स ने इस बाइंग सेलिंग की लड़ाई में विन किया है सर। अब मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फर्दर डिसीजन, तो आप कहेंगे कि मैं अब नीचे की तरफ, गिरावट की तरफ कोई ट्रेड ढूंढूंगा। क्या करूंगा, डाउन साइड, नीचे की तरफ कोई ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ट्रेड्स पे चलते हैं। एक्सपायरी डे से पहले, एक दिन पहले एक ट्रेड किया गया जहां पर हम लोग लॉन्ग करके गए, ठीक है, लॉन्ग करके गए होंगे, वो कोई भी रहा हो पर्टिकुलर प्राइस, बस इतना याद है कि लॉन्ग करके गए। लेकिन एक्सपायरी ओपन होने के बाद मैंने आपको अप साइड से कॉल ऑप्शन सेल कराया, सी सेल कराया। क्यों, पहली कैंडल रेड बनी है, अब कंसोलिडेशन, सोचिए, ऊपर से प्राइस, ऊपर के प्राइस से सेलर ने सेल कर दिया, ये एक्चुअल मनी है सेलिंग का, और गिराने के बाद फिर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो प्राइस में पहले बिकवाली आई थी और बिकवाली के बाद कंसोलिडेशन, मतलब 10 रुपए के भाव पर पहले ही वो कोई सेलर सेल कर चुका है, अब 9 रुपए के भाव पे फाइट चल रही है, यहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल हो गई है। तो पहले ही मैं वेटेज मान के चलूंगा ना कि 10 रुपए से तो सेलिंग आई है। अब आप खरीदार यहां कितना भी खरीदे, हो सकता है कि सेलर जीत जाए, हो सकता है बायर के पास पैसा कम रह जाए खरीदने के लिए और सेलर जीत जाए। ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि उसने शुरुआत ही सेलिंग से की है, ओपनिंग कहां से की है, सेलिंग से की है। तो कंसोलिडेशन का रिजल्ट मैं पहले से लगभग सोच के चल रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं कि शुरुआत सेलिंग से हुई है, तो आज हो सकता है सेलर स्ट्रांग हो, और फिर कंसोलिडेशन है, तो अब हो सकता है कि सेलर स्ट्रांग ही हो। तो बाद में क्या हुआ, इस कंसोलिडेशन का परिणाम देखिए, प्राइस रुका, फिर यहां से थोड़ा डिप लिया, प्राइस में रिजेक्शन आया, लेकिन अल्टीमेट कल के दिन तक वो ये लो बना। अब जब तक ये लो ब्रेक नहीं होंगे, क्यों, यहां भी भाव रुक के ऊपर गया था, तो यही सपोर्ट है, यही सपोर्ट है। इसके लिए कोई कैंडल देखने का जरूरत है क्या, बस कंसोलिडेशन देखिए, क्या कह रहा हूं, सिर्फ कंसोलिडेशन देखिए। अब कंसोलिडेशन के रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं, चलिए एक मैं स्टॉक लेता हूं, आप लोगों को मैंने लगभग 40 के आसपास से खरीदारी कराई उस स्टॉक में, खुद को, कुछ लोगों के पास होल्ड भी होगा, और ये एक अच्छा खासा हाई बनाने के बाद अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है। देखिए बार बार आपको डिमांड जनरेट होती हुई दिखेगी, देखिए क्या हुआ, प्राइस पहले सेल, देखिए यहाँ भी वही है, लेकिन आने वाली क्लासेस में आप ये सारी चीज़ें समझेंगे। अभी मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, नीचे से तो बाइंग हुई है, लेकिन अभी पहले यहीं से देखिए, पहले सेल किया, सेल करने के बाद कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन का जब रिजल्ट आने वाला था तो सेलर ने पहले नीचे कोशिश किया, लेकिन बायर अभी भी कंसोलिडेट कराने को तैयार है, नीचे के लेवल पे और खरीदने को तैयार है। तो उसका परिणाम क्या रहा, दोबारा से वो इसी बायर को ब्रेक, इसी सेलर को ब्रेक करने ऊपर पहुंच गया। जब सेलर के पास पहुंचा तो फिर से फाइट की शुरुआत हुई, डिमांड सप्लाई इक्वल, जैसे ही इसके ऊपर प्राइस निकला है फिर कंसोलिडेशन देखिए, प्राइस ने हाई लगा दिया। अब ये लो ब्रेक नहीं हुए होंगे, अब गौर कीजिए, ये जो ये ब्रेकआउट का कैंडल है, इसके लो ब्रेक नहीं होंगे, यहीं पे तो पैसा पड़ा है सर। और इस पूरे ट्रेडिंग जोन में आप जब जब एक बड़ा कैंडल देखते हैं उसके बाद छोटे बॉडी साइज कैंडल देखते हैं, मतलब बायर सिर्फ ऊपर ही नहीं जा रहा है, वो सेलर को काटते हुए ऊपर जा रहा है। यहां पे देखिए, चलिए
ये प्राइस देखिए, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, जैसे ही हाई ब्रेक हुए निकल जाइए, प्राइस देखिए 42 का सीधा 50 पहुंचा है। ये क्या है? कंसोलिडेशन, प्राइस का ठहराव जो तय करता है कि आने वाले समय में क्या होगा। ठीक है, अब समझिए मैं क्या कहता हूं। पेंडिंग ऑर्डर्स कहां पड़े होंगे? जहां पर प्राइस रुका था। अब यहां पे जैसे ही ये जोन ब्रेक होता है तब आप ट्रेड लेते हैं। क्यों? अब समझ आ रहा है परिणाम क्या, कि डिमांड जनरेट की जा रही है। जो जैसे प्राइस इस जोन में रुका है कई देर तक, तो उसके हाई लो मार कर लीजिए। नीचे निकलने लगे तो समझिए सप्लाई जनरेट कर रहा है, ऊपर निकलने लगे तो समझिए डिमांड जनरेट कर रहा है। हम लोग तो देखने बैठे नहीं है सर कि खरीदार मजबूत है कि बिकवाल, तो हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे? हम लोग इस जोन को मार्क करेंगे जहां पे प्राइस रुक रहा होगा, और तब एक्ट करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा? इस जोन के ऊपर निकलने लगा, मतलब खरीदारी और बिकवाली का वो जोन जिसमें बायर और सेलर इक्वल हो रहे थे, अब वो जोन ही ब्रेक हो रहा है और ऊपर की तरफ, मतलब खरीदारी कहीं ना कहीं ज़्यादा है तो ही डिमांड आने की संभावना है, तो आप उसको बाई कीजिए, ऊपर की तरफ निकल जाइए। नीचे की तरफ करे तो आप रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना क्या है, अब सोचिए डिमांड यहां पर आई है, ये कैंडल रिजल्ट किसका है? दोबारा से देखिए, ये जोन रहा, इस जोन के हाई ब्रेक हुए, और ये कैंडल मैंने कहा 150 से 60 गया था प्राइस, ठीक है, उसी तरह से ध्यान रखिएगा। ये कैंडल रिजल्ट किसका है? इस जोन का है। बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग कहां पड़े होंगे? इस जोन में पड़े होंगे। ये जोन क्या है? 40 रुपया से लगभग 41 रुपया 80 पैसा, मतलब 40 से 42, ये 2 रुपए का जोन है जिसमें बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े। यही बाइंग ऑर्डर्स के कारण क्या हुआ कि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गया है। अब आप मुझसे कोई कहे कि यहां खरीद लीजिए तो मैं वेट करूंगा। क्यों? अभी डिमांड आई है, वो डिमांड आई है इस जोन के कारण। क्या कह रहा हूं? इस जोन के कारण। अब जब दोबारा मुझे खरीदार यहां खरीदते हुए दिखेगा तो ही मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं। तो आपने देखा फिर से प्राइस को रोका जा रहा है वहीं कहीं, और देखिए फिर ये हाई ब्रेक किए जा रहे हैं। अब ये हाई ब्रेक हो तो इन लो के साथ रुक जाइए। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस है, ये देखिए ये हाई ब्रेक हो रहे हैं इस कैंडल से, जिस कैंडल से ब्रेक हो उसी के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और रुक जाइए। देखिए अब फिर से डिमांड जनरेट होगी, लेकिन ये डिमांड यहां भी जनरेट हो रही है। अब ये लो ब्रेक नहीं होंगे, यही ध्यान दीजिए। जो बायर्स ब्रेकआउट कराते हैं प्राइस में बाई करके उस जोन का पर्टिकुलर, उन बायर्स के लो ब्रेक नहीं होते हैं। तो देखिए प्राइस ने रिटेस्ट किया और यहीं से फिर एक डिमांड जनरेट कर दी, अब प्राइस फिर रुक रहा है। जब तक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होंगे, अब ये जब तक 48-50 के नीचे नहीं आता है तब तक इसी तरह के पैटर्न जो बनते हुए आ रहे हैं बनते रहेंगे, और जैसे ही प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होंगे तब ये रिवर्सल होगा ट्रेड का। अब ये प्रीवियस स्विंग लो क्या है और चीजें क्या है, ये आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब समझिए जोन को आपने समझा कि पावर ऑफ कंसोलिडेशन या तो डिमांड जनरेट कर सकता है या सप्लाई जनरेट कर सकता है। तो प्राइस का किसी भी एक दौर में, एक जोन में ठहराव क्या है? रिजल्ट हो सकता है आने वाले समय में, वही भाव निर्णायक हो सकता है। अब इस कंडीशन के लिए क्या आपको चार्ट देखने का जरूरत है? मैं कहूंगा हाँ, शुरुआती इस दौर में हाँ। एक समय अगर आपको 7 या 8 या 9 साल हो जाए इस बाजार में, फिर वो समय भी आप देखेंगे यहां पर जब आपको चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। क्यों कह रहा हूं? आज अगर मैं आपसे कहूं कि आप 6 स्टॉक निकालिए और फिर उनके भाव को याद रखिए कि ये कौन से जोन में घूम रहे थे, मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। आज के समय में मुश्किल है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये चीज आसान हो जाएगी। इसी वजह से अब आप 6 स्टॉक निकाल के रखेंगे लेकिन भूल जाएंगे, सभी पे एक साथ नजर नहीं रख सकते। तो क्या कीजिए, अगर आप कहीं पे कंसोलिडेशन देख रहे हैं रुकाओ, तो उनका एक वॉच लिस्ट बना लीजिए सभी स्टॉक्स का। अब आप हर चार्ट को लगा लगा के एक बार देखे रहेंगे और उनके हाई लो मार करके बैठेंगे तो सभी पे नजर रहेगी। अब आपको प्राइस नहीं याद रखना है, सिर्फ चार्ट देखना है क्या कहां कंसोलिडेशन चल रहा है, कहां कंसोलिडेशन चल रहा है, हाई लो क्या ब्रेक करेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा स्विंग ट्रेडिंग की जाए। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है? आप आवरली टाइम फ्रेम का ही यूज करें, इससे कम समय का यूज नहीं करेंगे। हर एक कैंडल में आपको 1 घंटे का भाव दिखना चाहिए। अब इसका मतलब समझिए, जैसे यहां पे कितने कैंडल्स प्लॉट होंगे इस जोन में, समझिए आपके गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। इस वजह से ऐसा कह रहा हूं। देखिए
ये तारीख है 7 नवंबर और ये तारीख है 15 नवंबर। लगभग एक हफ्ते का कंसोलिडेशन है ये। एक हफ्ते की खरीदारी या बिकवाली में ट्रैपिंग हो जाना संभव नहीं होता है। क्या कह रहा हूं? एक हफ्ते की खरीदारी या बिकवाली। जैसे अगर आज खरीदारों ने खरीदार किया और डिमांड जनरेट कर दी, कल को हो सकता है बायर उससे कहीं ज्यादा पैसा निकाल ले बाजार से, तो वो उतना ही गिर जाए बाजार। लेकिन अगर खरीदार एक हफ्ते तक खरीद रहा है लगातार, अब सेलर अचानक से इतना पैसा नहीं ला सकता कि जितना उसने एक हफ्ते में खरीदा हो वो बेच के चला जाए। मुश्किल होता है। ला सकता है, संभावना सब कुछ है, लेकिन बहुत मुश्किल है, रेयर केस है, 100 में से 2-3 बार देखा जाएगा। तो इस कंडीशन में आपके सही होने की संभावना कहीं ज्यादा होगी। कब? जब आप आवरली टाइम फ्रेम के कंसोलिडेशन देखेंगे और फिर उसके हाई ब्रेक होने चाहिए। अभी दूसरी बात भी कह रहा हूं, क्या? लो ब्रेक होने की। जैसे यहां पे सप्लाई जनरेट हो जाती, उसका आप ट्रेड लें, वो मत लीजिए, छोड़ दीजिए शुरुआती पीरियड में। अभी आप सिर्फ लॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, वो भी कब? जब इंडेक्स भी अप ट्रेंड में हो। क्या कह रहा हूं? ये मैं आपको आरएसआई से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अल्टीमेट ट्रेंड अपसाइड होना चाहिए जैसा अभी है, तो आपके सही होने की संभावना कहीं ज्यादा हो जाएगी। अगर आप इंडेक्स भी आपके साइड ट्रेड कर रहा है और आप ट्रेड भी पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक में ले रहे हो, लॉन्ग कर रहे हैं, तो आपके सही होने की संभावना और बढ़ जाती है। ठीक है, कंसोलिडेशन देखना है। कंसोलिडेशन के बाद क्या देखना है? जैसे ही वो जोन ब्रेक होगा तो आप ट्रेड लेंगे अपसाइड के लिए, स्विंग ट्रेड लेंगे, इक्विटी के शेयर खरीदेंगे। पैसा नहीं है, 10, 15, 20 शेयर खरीदिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉस कितना जाना है बताइए? अगर आप इसके 20 शेयर खरीदते इस जोन में, मान लेते हैं 42.5 पे खरीद लेते, एसएल कितना है? 40-50 दिख रहा है, मैं कहता हूं 40, मार्जिन ऑफ एरर भी रखिए कि 40 रुपया लेंगे, तो 2.5 रुपया एक शेयर में जा रहा है सर। 20 शेयर है, 50 रुपया चला जाए। कितना ही पैसा ले पाएगा ये बाजार आपसे? कुछ नहीं ले सकता है। ठीक है, ये किस लिए है कि कम से कम आप जो सीख रहे हैं उस पर आपकी निर्भरता हो, धीरे धीरे बनेगी। एक बार आप 20 शेयर खरीदेंगे, अगली बार 30 खरीदेंगे, अगली बार 40 खरीदेंगे, उसके अगली बार जब आपको और ज़्यादा खुद पर बिलीव आएगा ना, और इस पैटर्न पे बिलीव आएगा, फिर आप खरीदारी को बढ़ा देंगे धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। ठीक है, ये आपके बाजार में आगे बढ़ने का एक तरीका हुआ। अब समझिए, मैंने कहा यहां पर दूसरी बात, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। दूसरी बात मैंने कही कि प्राइस में 1 घंटे का एक कैंडल आपको देखना है, मतलब हर 1 घंटे के भाव को एनालाइज करना है। अभी आप 1 घंटे के अंदर के भाव को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहा हूं? जैसे 1 घंटे के भाव को देखना क्या है, समझिए। एक हफ्ते में अगर मैं ये कैंडल इस तरह से प्लॉट करूं यहां पे, ठीक है, समझिएगा, थोड़ा मैं सही बना लेता हूं अगर बन सके तो सर, वैसे मुश्किल है। जैसे ये कैंडल है, ठीक है, अब समझिए इस कैंडल में क्या है। अगर ये ग्रीन कैंडल है, क्या कह रहा हूं? ग्रीन कैंडल है, तो इसमें क्या होगा? बॉडी साइज होगा, अपर विक होगा और लोअर विक होगा। ठीक है, तो बॉडी साइज का लोएस्ट पॉइंट क्या होगा? ओपन प्राइस, कि भाव खुलता कहां पर उस घंटे में। जैसे आपने 11:15 से 12:15 तक का भाव देखा, अब 12:15 पे जहां भाव खुलेगा वो क्या होगा? अगर वो 12:15 से 1:15 तक का ये कैंडल आप देखेंगे उसके बाद का, तो 12:15 से 1:15 तक अगर ग्रीन कैंडल प्लॉट होता है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? उसका बॉडी साइज का 12:15 का जो प्राइस होगा वो ओपन प्राइस होगा ना, वो बॉडी साइज का लोएस्ट पॉइंट, न्यूनतम स्तर। ठीक है, 12:15 पे ओपन होने के बाद मान लेते हैं कि 12:30 PM वहां गिर कर आता है, ओपन से थोड़ा बहुत नीचे कहीं गिर के आता है, मान लेते हैं ओपन हुआ है 10 पे तो गिर के आया है 9 तक। ठीक है, तो ये क्या है? लोअर विक का लो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां से भाव चढ़ कर गया और 9 से चढ़ के बना दिया एक हाई। कहां? इन चीजों को मैं और अच्छे से समझाऊंगा आगे चल के, अभी सिर्फ बता रहा हूं। बना दिया एक हाई 14 का। ठीक है, अब ये क्या है? पूरे घंटे का हाई। 12:15 से 1:15 तक आपसे कोई पूछे कि भाव ओपन कहां हुआ था, आप कैंडल देखिए, बता दीजिए। ग्रीन है, अच्छा, तो बॉडी साइज का लोएस्ट पॉइंट 10 रुपए पे ओपन हुआ। अच्छा, गिर के कहां तक आया? 9 तक। लो क्या है उस घंटे का पर्टिकुलर? 9 रुपया। आपसे कोई पूछे इस घंटे का हाई क्या है, तो आप कहेंगे 14 रुपया। फिर आपसे कोई पूछे क्लोजिंग, तो समझ लीजिए बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट।
ये बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, क्लोज, तो 13 रुपया क्लोजिंग बता देंगे। ठीक है, अब समझिए ये क्या है, मैंने 1 घंटे के भाव को बताया है। मैंने क्या किया, 1 घंटे के भाव को बताया। अगर मैं कहूं कि यही प्राइस एक्शन, यही पूरा फ्रेमवर्क, यही कैंडल 1 वीक का है, क्या कह रहा हूं, 1 वीक का है, 1 हफ्ते का यही कैंडल है, तो क्या मतलब समझेंगे कि इस हफ्ते मंडे को 10 रुपए पे कैंडल वही है, कुछ नहीं बदलना है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस हफ्ते जो भी ये पर्टिकुलर प्राइस का कैंडल होगा, किसी भी स्टॉक का हो सकता है, ठीक है, तो आपसे कोई पूछे, मान लेते हैं ये प्राइस है, कोई स्टॉक मान लेते हैं, अडानी का कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि अडानी का कोई स्टॉक है, ऐसे मानते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे अडानी के स्टॉक का प्राइस बताइए इस हफ्ते क्या रहा, हाई लो ओपन क्लोज क्या है, तो आप क्या करेंगे, वीकली कैंडल लगाएंगे। तो आप कहेंगे कि सोमवार को 9:15 बजे जब प्राइस ओपन हुआ तो क्या रहा, ग्रीन कैंडल अगर दिख गई आपको तो आप डायरेक्ट कहेंगे बॉडी साइज के नीचे देखकर लोएस्ट पॉइंट ओपन 10 रुपया ओपन हुआ था। फिर आप कहेंगे पूरे हफ्ते में गिर के कहां तक आया, 9 तक। फिर आप कहेंगे कि पूरे हफ्ते में चढ़कर कहां तक गया, 14 तक। फिर आपसे वो पूछेगा बंद कहां पे हुआ इस हफ्ते, शुक्रवार को प्राइस, तो आप कहेंगे 13 रुपए पे। अब इस 1 वीक के प्राइस पे आप सोचिए, 1 हफ्ते की आपने क्या देखी, बाइंग सेलिंग कि 10 पर खुला था, 9 तक गिर के आया, मतलब 1 रुपए की सेलिंग हुई, चढ़कर गया है 14 तक, मतलब 9 रुपए से खरीदार ने शुरुआत की है और 14 तक खरीद के ले गया है, 14 तक खरीद कर ले गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं वहीं पहुंचूंगा जहां पहुंचना चाहता हूं। 14 तक खरीद के ले गया, मतलब 5 रुपए की खरीदारी की गई। जब बंद होने का समय आया, क्लोजिंग टाइम, तो 14 से 13 पे बंद हुआ, मतलब 1 रुपए की ऊपर से और बिकवाली आई, वो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो पूरा मिला के जब खुला था 10 पे तो 9 तक गिर के आया था, 1 रुपए की बिकवाली, 14 का हाई बना है डिमांड के बाद, 13 पे क्लोज कर रहा है, मतलब 1 रुपए की और बिकवाली, 2 रुपए की बिकवाली आई पूरे हफ्ते में और 5 रुपए की खरीदारी आई। तो आप जैसे ही समझेंगे कि 3 रुपए की खरीदारी एक्स्ट्रा है, डिमांड एक्स्ट्रा है, तो आपको समझ आएगा इस पूरे हफ्ते बायर ने डोमिनेट किया है, इस पूरे हफ्ते बायर ने डोमिनेट किया है। अब मैं आपसे कहूं कि ये बताइए कि अगले हफ्ते के लिए क्या मैं अभी खरीद सकता हूं, और सिर्फ आपको 1 हफ्ते का ये डाटा दे रहा हूं मैं, क्या अगले हफ्ते के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं खरीद सकता हूं? अब आपके सामने दिक्कत है, क्यों, आपने सिर्फ वीकली प्राइस को देखा है और आप खरीदारी की बात कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। वीकली कैंडल पे अगर आप कोई खरीदारी कर रहे हैं तो उसके टारगेट 5 या 6 महीने में मिल सकते हैं, अगले हफ्ते मिलना मुश्किल है। अगले हफ्ते हो सकता है कंसोलिडेशन हो जाए सर, क्यों। अब आपको देखना क्या जरूरी है बताइए इस कैंडल में, थोड़ा मैं चार्ट को क्लीन नहीं करना चाहता हूं, मैं यहीं पे आपको बताना चाहता हूं। देखिए अब आपके लिए क्या जरूरी है, उस वीक के ट्रेडिंग सभी सेशंस को देखना, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। जब आप पांचों ट्रेडिंग सेशंस को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। अब देखिए कंडीशंस को, मान लेते हैं कि सोमवार को इस तरह का कंसोलिडेशन हुआ हो और मंगलवार को हुआ हो, 2 दिन कंसोलिडेशन हुआ हो, या बुधवार तक 3 दिन कंसोलिडेशन हुआ हो, उसके बाद ये हाई ब्रेक किए गए हों, जो भी कंसोलिडेशन का 11 या 12 प्राइस रहा हो, यहाँ पे 10 या 9 तक गिर के आया तो हो सकता है 10 के पास ही कंसोलिडेशन चलता रहा हो, और फिर ये थर्सडे के दिन कंसोलिडेशन के हाई ब्रेक हो, और ये जो प्राइस 10 के बाद अपसाइड 14 तक गया, ये कब हुआ हो, ये हुआ हो थर्सडे एंड फ्राइडे को। तो कैसे दिखेगा प्राइस, नीचे के लेवल पे कंसोलिडेशन और क्लोजिंग कहां, हाई के पास। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या अगले महीने के लिए खरीदूंगा या अगले हफ्ते के लिए, आप कहेंगे रुक जाइए, ये नीचे डिमांड आई थी, मतलब हफ्ते के शुरुआती समय में डिमांड आई थी, उसका परिणाम ये रहा कि उस डिमांड ने प्राइस को 14 तक पहुंचा दिया, लेकिन 14 रुपए पे अभी मुझे कोई खरीदार नहीं दिख रहे हैं, तो अभी रुक जाइए। ये कैसे पता चला, जब आपने 1 हफ्ते के भाव को तोड़ कर देखा, छोटे छोटे टुकड़ों में। आपने सोमवार का भी भाव देखा है, मंगलवार का भी देखा है, उसके बाद के सभी ट्रेडिंग सेशंस भी आपने देखे, तब आप ये समझ पाए। वीकली कैंडल को देखकर अब अगले हफ्ते या अगले उसके हफ्ते के लिए पैसा नहीं डाल सकते, तो उस प्राइस को आपको तोड़ना पड़ता है टुकड़ों में। तो आप कैसे तोड़ सकते हैं, अब आप उस हफ्ते के प्राइस को एक एक दिन की कैंडल में देख सकते हैं, या फिर उसी 1 हफ्ते के प्राइस को
सोमवार के 6 टुकड़े कीजिए, जैसे 6.5-7 घंटे बाजार ओपन रहता है, तो उस 7 घंटे के भाव को देख लीजिए, अगले दिन के भी पूरे भाव को देखिए। तो ऐसे क्या होगा, आपको आवरली ट्रेडिंग सेशन देखना है कि आपको उसमें मंडे का भी भाव देखिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सभी दिनों का, और 7-7 कैंडल प्लॉट हुई होंगी सभी दिन की, 7-8 जितना भी होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, 1 या 2 महीने के लिए खरीदारी करेंगे। तो कैसे कर सकते, या फिर 15 या 20 दिन में। मैं आपसे बताता हूं, अगर आप आवली टाइम फ्रेम पे खरीदारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए, या तो आपके टारगेट 5 या 6 दिन में हिट हो जाने हैं, या फिर स्टॉप लॉस ले जाना है, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। 5 या 6 दिन में, बहुत दिनों तक अगर आपके पास स्टॉक रुकेगा तो 10 या 15 दिन, मतलब 2 ट्रेडिंग सेशन वीक के आप मान लीजिए, उसके बाद वो नहीं रुकेगा, या तो आपके टारगेट देके जाने वाला है या स्टॉप लॉस लेके जाने वाला है। ठीक है, आवली टाइम फ्रेम देखेंगे। अब आपको समझ में आया कि टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? अब समझिए, अब मैं आवरली टाइम फ्रेम देख रहा हूं, टाइम फ्रेम है क्या, सिर्फ वही समझा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आवरली टाइम फ्रेम देख रहा हूं। सर क्या आवरली टाइम फ्रेम क्या देख रहा हूं कि 1-1 घंटे का हर कैंडल देख रहा हूं यहां बैठ के। ठीक है, और मैं ट्रेडर हूं इंट्राडे। अब बताइए क्या होगा, अब मैं 1 घंटे के भाव को देखकर क्या अगले 1 घंटे के लिए कोई ट्रेड ले पाऊंगा? क्या नहीं। तो मुझे इस 1 घंटे के भाव को भी टुकड़ों में बांट कर देखना होगा, 5-5 मिनट के प्राइस को देखना होगा, 10-10 मिनट के प्राइस को देखना होगा, और सभी जगह प्राइस उसी तरह से चल रहा होगा। कैसे? हर एक कैंडल में अपना एक अलग ओपन, हाई, लो, क्लोज होगा। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 15-15 मिनट के बाद अलग कैंडल दूसरा कैंडल प्लॉट करेगा। जैसे 1 घंटे के भाव को आप एक कैंडल में भी देख सकते हैं, और 15-15 मिनट के 4 कैंडल को मिलाकर भी 1 घंटे के भाव को देख सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर क्या करेगा, वो 5 या 10 या 15 मिनट के प्राइस को देखेगा, फिर 1 घंटे के प्राइस के लिए अगर वो 1 घंटे के प्राइस को देख के खरीदेगा तो 4-5 दिन ट्रेड होल्ड रखना पड़ेगा। इतना समय तो है नहीं, इंट्राडे ट्रेडर है, जब वो कह रहा है इंट्राडे ट्रेडर है, एक ही दिन में उसको खरीदना और बेचना है, निकालना है सब कुछ। अब बात क्लियर हो रही है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब मैंने क्या कहा, छोटे टाइम फ्रेम को देखना है। जैसे आप ट्रेडर हैं उसके अनुसार आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करना है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप मंथली टाइम फ्रेम देखिए। ठीक है, अब देखिए रिस्क कहाँ पे है, ये भी समझते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। इंट्राडे ट्रेडर तभी इंट्राडे करे जब कम से कम नहीं तो 4 या 5 महीने स्विंग ट्रेडिंग कर ले, तो ही प्राइस पे पकड़ उतना बन पाएगा जितना आपको इंट्राडे में चाहिए। क्यों? यहाँ पे आपका ट्रैपिंग नहीं हुआ सर, ये जोन बना और डायरेक्ट प्राइस देखिए, एक बार निकला लौट के नहीं आया। इंट्राडे में आप देखेंगे वो जाएगा अपसाइड, लौट के फिर यहीं आ जाएगा और फिर कंसोलिडेट करेगा। अब इस कंडीशन को हैंडल करना ये इंट्राडे ट्रेडर को आना चाहिए। कब आएगा? जब आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, प्राइजेस में ये सारी चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि प्राइस कैसे कैसे और चल सकता है। ठीक है, तो शिफ्ट जो करेंगे स्विंग से इंट्राडे की तरफ, वो एक समय का प्रभाव होगा। जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाएंगे, एक्सपीरियंस आपको बता देगा कि कब आपको किधर जाना है। ठीक है, अब मैंने कैंडल की बात की, देखिए ये वीकली कैंडल था ना, 10 ये रहा, 9 ये रहा, ये 14 तक गया, 13 पे क्लोज। ठीक है, लेकिन अब समझिएगा, मेरे माइंडसेट को समझिएगा, टाइम फ्रेम का और क्या महत्व है इसके अलावा कि जैसे ही खरीदारी करनी है उसके अनुसार समय चुनेंगे भाव को देखने का। एक तो ये महत्व हुआ। दूसरा महत्व क्या है? दूसरा महत्व ये है कि आपने वीकली कैंडल पहले देख लिया था, उसके बाद आपने प्राइस को टुकड़ों में बांटा। इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि पहले बड़े समय पे भाव को देख लिया है, फिर छोटे समय पे आ रहे हैं। इसका एक कारण और भी है क्यों ऐसा किया जा रहा है। आपने वीकली कैंडल में एक चीज तो गौर कर ली थी, क्या? कि पिछले हफ्ते, क्या कह रहा हूं, पिछले हफ्ते बाइंग आई थी कितना, 5 रुपए की, और सेलिंग आई थी 2 रुपए की। मतलब बायर्स ज्यादा डोमिनेट किए, +3 रुपए ज्यादा की खरीदारी करके गए। मैंने क्या कहा था शुरुआत में, बताइए आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि एक अच्छे भाव में बायर्स का या सेलर्स का आना जरूरी है। अच्छा भाव होगा तो सिर्फ बायर्स का आना जरूरी है, और फिर उनका कंसिस्टेंट रहना भी जरूरी है। तो अगर पिछले हफ्ते खरीदारी दिखती है, तो अगर अगले हफ्ते, जैसे इस हफ्ते मुझे अगर कुछ भी करना है इस पर्टिकुलर भाव में, इस स्टॉक में, तो क्या मैं सोचूंगा
मैं पिछले हफ्ते के प्राइस को देख कर बैठूंगा, 3 रुपए प्राइस ऊपर ही दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये पहले से माइंड में है क्या कि पिछले हफ्ते खरीदारी आई थी। अब मेरा दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, फिर मैं लौट के छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँगा और छोटे टाइम फ्रेम पे आके कोई इसी तरह के सेटअप ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर दोबारा बाइंग का सेटअप मिलता है ना, खरीदने की कोशिश जरूर करूंगा। क्यों? पिछले हफ्ते खरीदारी आई थी तो इस हफ्ते भी आ सकती है, कंसिस्टेंसी। क्यों? इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, अगर पिछले हफ्ते खरीद के गए हैं मतलब अब उनके पास पैसा रखा है, वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे। बस आपको कैच करना है कि उनकी खरीदारी के बाद डिमांड कब जनरेट होगी, किस प्राइस पे जनरेट होगी, बस वही कैच करना है। वो आगे क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। क्या कह रहा हूं, एक बिगर टाइम फ्रेम को देखकर हम लोग अंदाजा लगा के पहले से बैठते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि क्या हो सकता है, और अगर वैसा ही कुछ पैटर्न दिखता है प्राइस में तो जरूर उसको ट्रेड करते हैं। अब यहीं पे कंसोलिडेशन के बाद बिकवाली आने की शुरुआत होती तो मैं इसको छोड़ देता, निकाल देता। क्यों? पिछले हफ्ते आपने बाइंग की थी, अभी आप मुझे बिकवाली दिखा रहे हैं, नीचे के लेवल पे तो खरीदार ही बैठे हैं ना सर, आप दोबारा वहां जाएंगे, वो फिर खरीदने की कोशिश करेंगे। तो लौट के जाने दीजिए, भाव को जा रहा है ना, पिछले हफ्ते आपने क्या देखा है, बाइंग देखी है, लौट के वो नीचे जा रहा है, जाने दीजिए। कहां तक जाएगा? नीचे के लेवल पे बायर बैठे हैं, वो फिर प्राइस को रोकेंगे, कंसोलिडेशन कराएंगे। इस कंसोलिडेशन के बाद अगर हाई ब्रेक हो, यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। मैंने क्या कहा, जहां पर भी बाइंग का सेटअप बनेगा अगले हफ्ते तो आप वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। बस डिमांड को कैच कर लेना है कि सेटअप बने और हम लोग निकल जाएंगे साथ में। अब खरीदेंगे जरूर, बेचा नहीं था, खरीदेंगे जरूर। सभी लोग अपने मिक ऑफ रखिए सर, अभय जी आप भी, ठीक है। लगभग मैंने चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है, आप लोग इतना ही कैच कर पाएंगे। मैं कल क्लास फिर से करके, अगर हो सका मुझसे तो कल भी क्लास कर लूँगा, तो और बेसिक्स क्लियर कर दूंगा। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने आपको पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई समझाने की कोशिश की। अभी मैं कैंडलस्टिक के ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों कंपोनेंट्स को पूरी तरह से टच नहीं कर पाया हूँ। वो आगे किसी भी ट्रेडिंग सेशन में जब भी मैं बेसिक करूँगा तो ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। अब अगर आपको कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए।